हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम जो 12th की बायोलॉजी का जो जीवों में जनन जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, उस जीवों में जनन के जो चैप्टर का पार्ट 9 है वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। अभी देखिए कल हमने क्या किया था, जो तने द्वारा कायिक जनन था उसमें मैंने भूमिगत तने द्वारा आपको कायिक जनन बताया था और उसी के ही आगे मैंने भूमिगत तना पूरा कल आपको पढ़ा दिया था और अर्धवायवीय तने के भी बारे में बता दिया था। आज देखिए हम आपको वायवीय तने के बारे में आपको जनन बताएंगे, कायिक जनन, और उसके बाद फिर क्या बताएंगे आपको, कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक जनन। कायिक जनन दो विधियों द्वारा होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि जब मनुष्य का बिना हस्तक्षेप हो और मनुष्य के बिना किसी हस्तक्षेप के ही नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन का मतलब तो आप लोग जानते हो कि जब पौधे में जड़, तना या पत्ती द्वारा ही पुष्प इन्वॉल्व ना हो, नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और अगर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, पौधों में स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है जड़, तना, पत्ती द्वारा विदाउट इन्वॉल्वेशंस ऑफ फ्लावर, तो उसको आप लोग प्राकृतिक कहा करते हैं। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन तो आजकल जान लीजिए हम अपनी इच्छा अनुसार जो हाइब्रिड प्रजातियां प्राप्त करने के लिए पौधों की अपनाया किया करते हैं, उसके द्वारा हम कृत्रिम कायिक जनन किया करते हैं। तो हम आज जो कृत्रिम कायिक जनन है उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे आपका, और इस तरीके से आज आपका मेरे हिसाब से अलैंगिक जनन आपका समाप्त भी हो जाएगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए। तो आज हम थोड़ा सा आपको पहले वायवीय तने के बारे में बताएंगे, फिर कृत्रिम कायिक जनन की। तो वायवीय तने का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, तने मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। भूमिगत तने और अर्धवायवीय तने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप, उन्हें वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वायवीय तने का मतलब होता है ऐसे तने जो वायु में स्थित होते हैं, मतलब जो हवा में या वायु में स्थित होते हैं, उनका संपूर्ण भाग वायु में रहा किया करता है, उन्हें हम वायवीय तने कहा करते हैं। और ऐसे भी कुछ पौधे हैं जिसमें वायवीय तनों द्वारा भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपकी होती है नागफनी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि नागफनी जो होता है एक मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है, और ये अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करने के लिए ही क्या किया करता है, इसमें पत्तियां जो होती हैं कांटों में बदल जाती हैं, और जो तना होता है वो हरे रंग का मोटा व मांसल हो जाता है, और मोटा और मांसल होकर के तना क्या किया करता है, जल का अवशोषण करने लगता है। ये तनों का रूपांतरण है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है फाइलोक्वाइड, उसको हम लोग कहा करते हैं। नागफनी में तने का रूपांतरण होता है, तो वो क्या हुआ करता है, जो मोटा उसमें मांसल तना हुआ करता है वही नए पौधे का निर्माण करने में। और एक गन्ना भी होता है, गन्ना भी वायवीय तना ही है, वो भी आप देखते होंगे कि गन्ने में भी क्या हुआ करता है, वायवीय तने द्वारा ही आपके नए पौधे का निर्माण होता है। गन्ने का आप देखते हो हवा में रहता है, आप उसको जमीन में गाड़ देते हो, फिर बाद में फिर वो वायु में आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए वायवीय तने, इन तनों का अधिकांश भाग वायु में उपस्थित रहता है। ये मैं पहले ही बता रखा हूं, वायवीय तने का मतलब होता है इन तनों का अधिकांश भाग कहाँ उपस्थित होता है, वायु में उपस्थित रहता है। जैसे नागफनी, नागफनी का वैज्ञानिक नाम है ओपेंसिया। नागफनी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ओपेंसिया में मांसल पड़ाव वृंत, वही जो पड़ाव वृंत का मतलब होता है तना, जो इसका मोटा मांसल तना हुआ करता है वही आपका क्या होता है, उसी को हम लोग पड़ाव वृंत या फाइलोक्वाइड कहा करते हैं। और वही क्या हुआ करता है, अंकुरित होकर के नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये वायवीय तने के बारे में बता दिए। इसमें डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है, डायग्राम आप नागफनी देखे हो सब कुछ, वैसे ही ज़्यादा आपको पता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जहाँ जरूरत पड़ती है वहीं पे आपको चाहिए। तो ये हो गया आपको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गन्ने में भी पाया जाता है, गन्ना आप देखे हो अच्छी तरीके से। अब हम कायिक जनन का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहा करते हैं कृत्रिम कायिक जनन, आज के इस लेक्चर में इसी के ही बारे में ज्यादा आपको डिटेल दिया जाएगा। जो ये कृत्रिम कायिक जनन है, अगर इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि जब कायिक जनन की प्रक्रिया मनुष्य के द्वारा होती है, मनुष्य अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ करता है, मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं।
और कृत्रिम कायिक जनन जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहली विधि आपको बताता है, कलम लगाना होता है, दाब लगाना होता है, एक स्तूप विधि होती है, और एक आजकल जो सबसे ज़्यादा एडवांस चल रही है जिसको हम लोग कहा करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधि, जान लीजिएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो प्रोपोगेशन आगे भी आपको देखने को मिलेगा, आगे वाले जब चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी का तो वहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। तो आइए ध्यान दीजिए कि कृत्रिम कायिक जनन मानवों द्वारा पादपों के कायिक जनन की या कायिक जनन को क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जब मनुष्य हस्तक्षेप करेगा, मानवों द्वारा पादपों के कायिक जनन को ही क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न कुछ विधियां आती हैं। हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आप बढ़िया तरीके से लिए, समझाने का काम हमारा होता है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ करती है? कुछ विधियां आती हैं, जिसमें नंबर 1 कौन सी है? कलम लगाना। अब कलम लगाना तो हम आप बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं और इसको समझते आए हैं। आप देखते हो अच्छी तरीके से घर में गुलाब होता है, गुलाब की हम क्या किया करते हैं? शाखाओं को छोटा छोटा काट लेते हैं और काटने के बाद उनको जमीन में हम तिरछा गाड़ देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गुलाब अपने आप काट लिया शाखाओं को, इसमें ना मनुष्य जाएगा तभी तो इन्वॉल्व होगा, उसमें काटेगा वो। तो वो शाखाओं को थोड़ा छोटा छोटा हम काट करके और जमीन में आप तिरछा उसे क्या कर देते हो? गाड़ देते हो। ये उसकी देखिए छोटी छोटी शाखाएं हैं और ये उसके कांटे हैं। आप देख रहे हो यहाँ लिखा गया है कांटे, ये लिखा गया गुलाब में कलम भी थी। ये एक शाखा, 2 शाखा, ये थोड़ा तिरछा दबाव लगा करके मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि उसके अंदर एयर न जाने पाए। और कुछ दिन बाद यहाँ पे देखिए इसे छोटी छोटी क्या होती हैं? कलिकाएं निकल आती हैं, कलिकाएं या बड़, और फिर ये पौधा धीरे धीरे क्या हो जाता है? विकसित होकर के नए गुलाब का पौधा बना देता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें क्या बताया गया। इसके अंतर्गत पौधों की जड़ों को भी यूज कर लेते हैं, तने को हम लंबे या टुकड़ों को भूमि में तिरछा क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। जो इनके टुकड़े होते हैं उनको भूमि में तिरछा दबा देते हैं। तिरछा दबाने से फायदा ये रहता है कि एयर अंदर नहीं जाती, तिरछा दबा दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कुछ दिनों बाद इसमें से कलिकाएं निकलेंगी और कलिकाएं जब निकल आएंगी तो नए पौधे का निर्माण होगा ही। तो ये हो गया आपका। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो कलम विधि होती है 2 विधियों से, जड़ के भी द्वारा होती है और किसके द्वारा? तने के भी। तो जड़ के कलम से, जो जड़ का कलम होता है, जड़ का कलम किसमें होता है? नींबू में और किसमें? करौंदे में। कभी भी पूछा जा सकता है जैसे जड़ में किस पौधे का जड़ हम कलम करते हैं तो नया पौधा बनता है, तो वो नींबू होता है। कौन सा? करौंदा। और फिर तने का कलम भी कौन सी विधि द्वारा किसमें होता है? तो गुलाब और किसमें? गन्ना। गुलाब और जो गन्ना हुआ करता है, इसमें अगर हम क्या करते हैं? तने का कलम लगाया किया करते हैं, तब क्या हुआ करता है? नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये आपको दिखाया गया है और ये समझाया गया। अब हम इसी कृत्रिम कायिक जनन की जो दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है? दाब लगाना, प्रेशर मेथड। अब जो ये प्रेशर वाली विधि है इसको भी हम आपको एकदम सीधा सीधा समझा देते हैं, आप इसको बड़ी आसानी पूर्वक से समझ सकते हो। दाब विधि को भी, दाब विधि में क्या किया जाता है? जैसे आपको नींबू हुआ, करौंदा हुआ, इन्हीं सभी सेब हुआ, नाशपाती इसी में होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जैसे पौधा लगा हुआ है तो उस पौधे के कोई एक ब्रांच को पकड़ लेंगे, थोड़ी सी बड़ी सी ब्रांच को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उस ब्रांच के क्या करते हैं? बीच में से कहीं से तने का जो छिलका उसका ऊपर होता है या जो उसका छाल होती है उसको हटा देते हैं और हटा करके अब उस शाखा को जमीन के अंदर ऐसे जा करके ऐसे कर देते हैं। मतलब बीच वाला भाग जमीन के अंदर जाए और आगे वाला भाग जमीन से कहाँ रहे? बाहर रहे। और जो बीच में दबा हुआ भाग है वहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह डालते रहते हैं जिससे वहाँ पर क्या रहे? नमी रहे। और कुछ दिनों बाद ध्यान दिया करते हैं जो भाग जमीन में दबा होता है वहाँ से छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं। और जब जड़ें निकल आएंगी तो हम उसको क्या कर देते हैं? मेन पौधे से अलग कर देते हैं और इस तरीके से एक नया पौधा हो जाता है। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम आसान है, इसलिए दाब जमीन में दाबा जाता है, इसलिए इसको दाब विधि कहा करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इस विधि में मातृ पौधे से जुड़ी शाखाओं को, जैसे ये मातृ पौधा है और इससे एक ब्रांच ये जुड़ी है, एक ब्रांच ये जुड़ी है। अब आप देख लीजिए डायग्राम में अपने आप, ये मातृ पौधा है, ये मेन है, लिखे ना मूल पादप, और ये नया पौधा बना हुआ है और ये तो जड़ है आपकी। फिर
मृदा में दबाकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। जो मातृ पौधा होता है उसको उस जमीन में दबा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शाखाओं से पत्तियों को हटाकर, आगे वाली पत्ती रहेगी केवल और पूरी हटा देंगे, हटाकर तने के छिलके या छाल को निकाल दिया जाता है। जो उसके ऊपर मोटा सा आवरण होता है उसको हटा दिया जाता है ताकि जड़ निकल सके, जिसे जमीन में इस प्रकार दबाया जाता है कि अग्र सिरा भूमि से बाहर निकला हो। अब आप देख लीजिए, ये शाखा थी, इसको आपने ऐसे निकाल करके रख दिया तो ये भाग जमीन में दब गया है और यहीं से छाल को हटाया गया था, और जब छाल को यहाँ से हटाया गया तो ये भाग जमीन के बाहर है, और अब यहीं पे हम इसको दबा दिए, इधर भी एक शाखा दबाई गई है। और उसके बाद क्या हुआ करता है, दबे हुए भाग से कुछ दिनों बाद क्या होता है, दबे हुए भाग से नई जड़ें निकल आती हैं। तो जो ये प्रेस किया हुआ भाग होता है, कुछ दिनों बाद यहीं से क्या होती हैं, नई जड़ें आपकी बाहर निकल आती हैं। और फिर हम जब जड़ें निकल आएंगी, देख लेंगे तो ये पौधा सीधा होकर चला जाएगा, और जब देख लेंगे कि जड़ें निकल आई हैं तो जो मातृ पौधे से पृथक हो जाएगा, और पृथक क्योंकि भाई सब कुछ यहाँ से उसको मिलने लगेगा, और जब यहाँ सब कुछ मिलने लगेगा तो ये मातृ पौधे से पृथक होकर के क्या कर लेता है, नए पौधे का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। जैसे गुलाब का होता है, नाशपाती में होता है, और रसभरी में होता है, सेब में होता है आदि। ये विधियां आपकी, तो इस तरीके से दो विधियां भी मैंने आपको बताया। वो एक विधि थी कलम लगाना और दूसरी कौन सी थी, दाब लगाना। चलिए देखिए, जो कृत्रिम कायिक जनन है उसके अंतर्गत आगे जो विधि है उसको हम लोग कहा करते हैं रोपण या पाबंद लगाना। रोपण या पाबंद लगाना जो विधि है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भी एक प्रकार की कृत्रिम कायिक जनन विधि है, जिसमें भी मनुष्य का ही क्या हुआ करता है, हस्तक्षेप हुआ करता है। ये विधियां आजकल जो आप लोग देखते हो विभिन्न प्रकार के मार्केट से आप लोग हाइब्रिड आम के पौधे लाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि उस पर एक शाखा उसकी रहती है, लेकिन दूसरी जो शाखा रहती है वो किसी दूसरे पौधे की रहा करती है। तो उसको क्या किया जाता है, एक पौधे पर, शाखा पर दूसरी जाति के पौधे को क्या किया जाता है, उसी पे आरोपित कर दिया जाता है। तो आरोपण करने के लिए किया क्या जाता है, ध्यान दीजिए, एक निम्न जाति का पौधा लिया जाता है और एक उच्च जाति के पौधे की शाखा ली जाती है। तो जो निम्न जाति का पौधा हुआ करता है उसकी शाखा में हम क्या करते हैं, ऐसे जीभ के आकार का या कील के आकार का या तिरछा ऐसे उसमें स्थान बना लेते हैं, और फिर एकदम उसी के अनुकूल जो उच्च जाति का पौधा होता है उसमें अनुकूल एकदम संरचना बना लेते हैं। ये जैसे देखिए आपको दिखाई दिया, ये निम्न जाति के पौधे का नीचे है, ये उच्च जाति के पौधे का है। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे इसके अनुकूल संरचना है वैसे इसमें भी है, दोनों में दूसरे के अनुकूल संरचना। ये एकदम विधिवत दिख रहा है, देखिए ये जिह्वा का रोपण है और ये कीलवत रोपण है। ये देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे आपको पूरा अगर सही समझना है, यहाँ देखिए लिखा गया है, इसमें निम्न जाति के पौधे पर उच्च जाति के पौधे का रोपण किया जाता है। मतलब कि जब हाइब्रिड किस्म की प्रजातियों को प्राप्त करना होता है तो वहां पे हम कौन सी विधि का प्रयोग किया करते हैं, रोपण विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें निम्न जाति के तने, अब जैसे ये है, अगर आपसे कोई कहे तो ये है निम्न जाति का, यहाँ पे क्या है, ये आपका निम्न जाति का तना, और ये कैसा है, उच्च जाति का तना। ये ध्यान दीजिए, निम्न जाति के पौधे के तने को तिरछा, अब ऐसे क्रॉस या फिर जिह्वा का, जीभ के आकार का, देखो इसमें दिखाया गया है, या वी शेप में, जैसे ये वी शेप है, काट लिया जाता है। पूरी एकदम साफ साफ बातें ये सब आप जानते हो, बहुत सरल है। और कटे हुए भाग पर उच्च किस्म के पौधे, अब तो ये कटा हुआ भाग है ये उच्च जाति का पौधा है, ये उच्च जाति का पौधा है, उच्च जाति के पौधे के शाखा को उसी के अनुकूल, जैसे नीचे आपने स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ऊपर अनुकूल क्या किया जाता है, संरचना बना करके आरोपित कर देते हैं। और आरोपित जब करेंगे तो इसको फिर क्या करते हैं, रस्सी से, एक नारियल की या जूट की रस्सी आती है, उसी को से खींच करके क्या किया जाता है, बांध लिया जाता है। और फिर बांधने के बाद क्या किया करते हैं, उस पूरे भाग को हम लोग क्या करते हैं, आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नम रखते हैं, बीच बीच में उसको पानी देते रहते हैं, ठंडा रखते रहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ करता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसी पर वो भाग क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये जिह्वा का रोपण है, ये कीलवत है, और यहाँ पे रस्सी बांध करके दिखाया गया है।
तो आप लोग आज देखते हैं, तो ये रोपण या कौन सी विधि है, पाबंद लगाना। तो ये आपकी अगली विधि कौन सी, कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत। तो इस विधि में और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि जो ये रोपण विधि होती है केवल आपके द्विबीजपत्री पौधों में ही की जा सकती है, एक बीजपत्री पौधों में नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं उसमें वायु आशय पाया जाता है, खोखले होते हैं। लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधे की शाखाएं होती हैं उसमें बीच में संवहन मंडल एकदम पूरा विकसित होता है, जिसके कारण उसका रोपण किया जा सकता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगली जो विधि है वो है आपके सामने सूक्ष्म प्रवर्धन। इसको आप लोग अभी से ही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, इसके नाम से कहा किया करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से इसको क्या किया करते हैं, जानते हैं। ये विधि इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज आपको हम बता रहे हैं कि ये एकदम आधुनिक विधि है और इस विधि द्वारा क्या हुआ करता है, बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में नए पौधे बनाए जाते हैं, बहुत कम समय में, इसलिए इसका नाम ये बहुत सूक्ष्म है। और बहुत कम समय में प्रवर्धन का मतलब विकास करना, बहुत ही कम समय में क्या किया जा सकता है, अधिक संख्या में नए पौधे बनाए जा सकते हैं। इस और जो पौधे बनाए जाते हैं वो ज़्यादा करके रोग मुक्त होते हैं, उसमें ज़्यादा करके डिजीज लगने का डर क्या होता है, रहता नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये आधुनिक विधि है और थोड़ा इंपॉर्टेंट विधि है और बहुत अधिक संख्या में चाहिए हमको, इसलिए और अच्छी इंपॉर्टेंट विधि है। तो हम पूरी विधि को आपको ऐसे समझा दिया करते हैं, इसे आप समझ लीजिए। इस विधि में पौधे का क्या किया जाता है, जो गमले में या कहीं पे भी कोई लगा पौधा होता है उसके हम कायिक या वेजिटेटिव पार्ट को चुनते हैं। कायिक या वेजिटेटिव ऊतक या भाग, वेजिटेटिव ऊतक जैसे वर्धी विभज्य ऊतक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे ऊतक जो हमेशा विभाजित होती रहती है, तो उसी हम विभज्य ऊतक वाले स्थान को या विभाजित होते हुए पार्ट को लेते हैं और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालेंगे। और काटने के बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या किया करते हैं, एक सॉल्यूशन लिया जाता है। वो सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग पोषक विलयन कहते हैं या संवर्धन माध्यम कहते हैं। उस पोषक विलयन में क्या होता है, अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि पोषक विलयन क्या है, तो आपको 11वीं की बायोलॉजी में पढ़ाया गया है, वहाँ पे बताया जाता था, जब आपको मृदा विहीन पौधे बताया गया था हाइड्रोपोनिक्स, तो वहाँ पे समझाया जाता है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, सॉल्यूशन। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ें उसमें मिलाने के लिए कहा है। तो उसमें एकदम सीधा सीधा आप जान लीजिए कि पोषक विलयन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं वो रहते हैं, और उसके साथ साथ क्या रहता है, हार्मोन होते हैं जो उस सेल को डिवाइड होने के लिए प्रेरित कर सके, जैसे साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सब होते हैं। जैसे उस टुकड़ों को हम उस पोषक विलयन में डालेंगे तो हम कुछ दिनों बाद देखेंगे क्या कि उनसे छोटी छोटी कलिकाएं निकल आएंगी, और जब कलिकाएं उसमें से निकल आया किया करती हैं तो उसी को हम लोग कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैलस। पूछा जाता है कैलस क्या है, कैलस जो होता है उसमें उसको हम लोग कैलस बोलेंगे। और जब कैलस बन जाते हैं, छोटे छोटे कलिकाएं निकल रही, तो इसे छोटी छोटी ऊतक रहेंगी, उनको हम कहीं पे गमले में या भूमि में क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, नई पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस पूरी विधि का आप लोगों के सामने ये डायग्रामेटिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप पूरा ध्यान दीजिए। यह कृत्रिम कायिक जनन की एक आधुनिक विधि है। दे आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न कायिक या वर्धी या विभज्य ऊतक भाग या ऊतकों को, भाग या किसको, ऊतकों को पोषक विलयन में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न कायिक भागों या ऊतकों को क्या किया जाता है, पोषक विलयन में उगाया जाता है, इनको कल्चर किया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं हैं। इसे देखो मैंने इसको स्टेप्स में लिखा है ताकि आपको ज्यादा लंबा भी ना लगे और आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, सर्वप्रथम पादप के कायिक भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब ये कोई पौधा है, इस पौधे का ये लिख लिया पादप का कोई पार्ट ये ले लिया गया कायिक भाग, और फिर इसको क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया गया। तो यहाँ पे क्या है, पादप के कायिक भाग के टुकड़े, ये पादप के कायिक भाग के क्या है, ये टुकड़े। तो सर्वप्रथम पादप के कायिक भाग के छोटे छोटे टुकड़े क्या काट लिया जाता है। अब इन टुकड़ों को पोषक या
संवर्धन, ये चीज समझने लायक है। पोषक या संवर्धन मतलब उसमें सब चीजें उसको प्राप्त रहेंगी, विलयन में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। तो ये संवर्धन माध्यम या पोषक विलयन है, इसी में इसको क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद कलिका युक्त भाग प्राप्त होता है। अब इसमें जब रखेंगे ये आपका पोषक विलयन यहाँ लिख दिया करिए, चाहे अगर आपको कम समझ में आ रहा हो, आप थोड़ा सा क्वालिटी का उसके मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा करके इसकी में आप डायग्राम को बढ़िया से बना सकते हैं। जिसे कुछ दिनों बाद क्या होता है, 480 पे कर लीजिएगा, आपको बढ़िया से आ जाएगा, मोबाइल पे जान लीजिएगा। कुछ दिनों बाद कलिका युक्त भाग प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे गोलाकार है और ये इस तरीके से संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कैलस कहा करते हैं। और कैलस को भूमि या गमले में क्या करते हैं, आरोपित करके नए पादपों का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। ये इतनी चीज इसके अंतर्गत मैंने बताया। आई होप पूरी बात क्लियर होगी। मैं आपको बता दिया ये एक मूल पादप है, इसकी एक वर्धी भाग को लिया गया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके संवर्धन माध्यम में डुबो दिया जाता है। और इस संवर्धन माध्यम को हम लोग पोषक विलयन कहते हैं। ये कांटा लगा हुआ ताकि इसके अंदर जान लीजिए अन्य कहने को की पार्टिकल में प्रवेश कर ले पाए, ढके रहते हैं इसको। और फिर कुछ दिनों बाद अब इससे कैलस निकल आते हैं। तो इसी कैलस को, कैलस मतलब एक अंकुरित होता हुआ भाग होता है जो विभज्य ऊतक से निर्मित पार्ट होता है, विभाजित होने वाले ऊतकों से। और फिर इस कैलस को हम भूमि में गाड़ देंगे या लगा देंगे या कहीं गमले में लगा देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये सूक्ष्म प्रवर्धन वाली पूरी विधि हो गई आपकी। देखिए आगे अब इस तरीके से जो अलैंगिक जनन का टॉपिक है वो आपका समाप्त करते हैं यहीं पे। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत अब हम आपको बता रहे हैं अलैंगिक जनन से लाभ क्या होता है, इसका क्या ज्यादा ये सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की लाभ की बात तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस विधि में केवल एक संतति जो जनक जीवधारी होता है वही संतति कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होता है। अतः इसमें सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगले जो पेरेंट सेल होता है या पेरेंट होता है उसको वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी आपकी जो लैंगिक जनन होता है उसमें अगर क्या होता है, मेल गैमीट हो प्रिपेयर हो चुका है, अगर फीमेल गैमीट नहीं प्रिपेयर होता है तब फिर जान लीजिए उसमें निषेचन नहीं होगा। तो जिस तरीके से उसमें आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है कि इसमें एक ही अगर संतति कोशिका हुआ करती है, जनक कोशिका होती है, तो वो जब चाहती है तब नई संतति कोशिका का निर्माण कर सकता है। ये पहला इसका उपयोगिता है। दूसरी इसकी उपयोगिता यह हुआ करती है कि इस विधि द्वारा जो जनक कोशिका होती है और संतति कोशिका होती है उनके जो अनुवांशिक लक्षण हुआ करते हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको जैसे शुद्ध जाति का पौधा है, अगर उसी से एकदम उसी इंडिविजुअल स्पीसीज का प्लांट अगर आपको चाहिए तो आप उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा करके आप एकदम उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हो, जिससे जो अनुवांशिक लक्षण हुआ करते हैं, जो उनकी प्योरिटी होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है, बनी रहा किया करती है। और अगली चीज इसीलिए तो मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन में जो संतति कोशिका होती है और मातृ कोशिका हुआ करती है वह एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। और जब एक दूसरे के बिल्कुल समान हुआ करती हैं तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सी विधि कहते हैं, क्लोन विधि के नाम से इसको भी क्या कहते हैं, जानते हैं। नहीं तो आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन को क्लोन विधि क्यों कहते हैं तो आप बता ना पाइए, इस तरीके से आप बता लीजिएगा इसको। और अगली विधि बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस विधि द्वारा मैंने शुरू से ही जब बीजाणु जनन बताया, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, ये सब विधियां बताया था, तो इस विधि द्वारा क्या होता है कि जो जीवधारी होता है जब वो प्रतिकूल वातावरण हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, अगर उसको उस वातावरण से बचना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो वो अलैंगिक जनन के द्वारा क्या कर सकता है, अपने अस्तित्व को बनाए सकता है। ये इसका लाभ है। और अगर इसकी हानि की बात करोगे तो हानि तो भाई ज़्यादा, इसमें तो बात आपको भाई अपवाद हर थ्योरी उसमें हुआ करती हैं। हानि अगर बात करोगे अलैंगिक जनन में तो सबसे पहली चीज़ तो यही हानि हो जाएगी कि अलैंगिक जनन में जो होता है, जो मातृ कोशिका होती है और संतति कोशिका होती है, उनके लक्षण एक समान होते हैं, इसलिए वो दुर्बल और कमज़ोर होती है। ये भी आप जान लीजिएगा, अगर लक्षण एकदम समान होते हैं तो उसके कारण वो बहुत वीकनेस उसमें आता है, ये भी। और अगली चीज क्या हुआ करता है, इसमें देखिए आपको बताया था इसके द्वारा नई जातियों का निर्माण नहीं होता है। भाई आप देखिए हमारे को डार्विनवाद में पढ़ाया जाता है कि स्पीसीज चेंज होनी चाहिए, जातियां बदलनी चाहिए, जिससे लक्षण अच्छे रहते हैं और उसमें रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। लेकिन जब वही विधि द्वारा आपको मिलता रहता है तो फिर नई जातियां नहीं बन पाती हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, इस विधि द्वारा दो जनक जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में करिए,
आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक जीवधारी ही क्या कर सकता है, नई संतत कोशिका का निर्माण कर सकता है। अगली विधि है, इस विधि द्वारा कम समय में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी देखिए बताया था मैंने सूक्ष्म प्रवर्धन, कम समय में अधिक संतत कोशिकाओं का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो ये दूसरा इसका क्या है, यूजफुल है आपका। तीसरा क्या है कि इस विधि में संतत कोशिका जो आपकी कोशिका बनेगी और मातृ कोशिका के अनुवांशिक लक्षण एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात मैंने बताया था कि जो संतत कोशिका होती है और मातृ कोशिका होती है, उनके अनुवांशिक लक्षण बिल्कुल समान होते हैं। और जब उनके अनुवांशिक लक्षण बिल्कुल समान होते हैं तो यहाँ पे यही कह सकते हो कि इसे क्लोन विधि कहते हैं। और फिर क्या है कि इस विधि द्वारा जीवधारी को प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रखती है। ये विधि जो होती है जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, पाल्मेला अवस्था, सिस्ट विधि, एकाइनीट द्वारा, ये सब जो विधियां हैं वो उसको क्या करती हैं, प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रखती हैं। और अलैंगिक जनन से क्या हानि है, तो पहली से हानि बताई गई है कि इस विधि द्वारा निर्मित संतत कोशिका दुर्बल एवं कैसे होती है, निम्न लक्षणों युक्त होती है। जो संतत कोशिका होती है वो दुर्बल होती है और कैसे होती है, निम्न लक्षणों युक्त होती है। और इस विधि द्वारा क्या होता है, नई जातियों का निर्माण नहीं होता है। ये इतनी विधियां आपको, इस विधि द्वारा नई जातियों का निर्माण नहीं होता है। तो ये आपका क्या था, यूजफुल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज आपने देखा होगा हम शुरू के पार्ट से जब बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किए हैं तो वहाँ पे पहले रिप्रोडक्शन बताया था और दो टाइप का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, फिर अलैंगिक जनन की सारी विधियां मैंने आपको बताया। फिर आज आपको पूरा इसका टॉपिक समाप्त हुआ इस तरीके से, अलैंगिक जनन। और अब हम आपको कल के लेक्चर्स में आगे जो पढ़ाएंगे उसमें आपको हम लैंगिक जनन अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो थोड़ा इससे एडवांस होगा और अब इम्पॉर्टेंट होगा। और अब एक चीज़ आप लोग थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए कि आप लोग एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक अपने पास रखिए, उसी एनसीईआरटी की बायोलॉजी के बुक से ही हम आपको डायग्राम देंगे, ताकि आपको जो ये डायग्राम की क्लियरिटी देखने में कम मिलती है, अब हम आपकी बुक में ही जो डायग्राम होगा वही आपको डायग्राम बनाएंगे, अनदर डायग्राम हम आपको बनाएंगे नहीं, ताकि आपको डायग्राम बनाने में घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से आज आपका ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग खुश रहिए और आप लोग घर पे इसकी नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।